ये सही है। हाँ, किसी डिस्कनेक्टेड वाले इंसान को, डिस्कनेक्टेड। हाँ मैं भी उस डिस्कनेक्टेड की ही बात कर रहा हूँ बेटा। हाँ, तो सर वो डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर अब कनेक्शन कहाँ से मिल गया? यही है वो इमोजी वाली लड़की, ये और तुम्हारी वो बेस्ट फ्रेंड कौशिकी। अब जे खेलेंगे इमोजी इमोजी, रूम में तुम भी खेल सकती हो। सर वो कहाँ है? पता नहीं कहा है। चल ठीक है, अब अपन और डिले नहीं करते, लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्लास, अपन अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हर्षिता लास्ट क्लास में आपको कुछ नेटवर्क इश्यूज हुए थे, तो अभी वत्सला रिकवरी में आएगी। तो इन दैट केस आपको मैं वो वाला पार्ट वापस से पढ़ा दूंगा, बाकी लोगों के लिए भी वो रिकवरी ओपन रहेगी मृणमयी, अमीमा आप लोग चाहें तो आप लोग को अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम लोग अभी हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर, उसके नोट्स, नोट्स नहीं मैंने वीडियो आपसे शेयर कर दिए थे है ना। स्टार्टिंग का कुछ पार्ट मिसिंग था फर्स्ट पिक्चर का, तो वो चीज भी मैं अपलोड कर दूंगा और रिकवरी में मैं पढ़ा दूंगा। बाकी ओके सर। सेकंड चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मेरे पास धमाधम मैसेज आ रहे हैं। अरे अच्छा, अरे क्या है ना, ये इमोजी में ना एक्सप्रेशन देते रहती है, जो जो इसको रहता है ना वत्सला इज लाइक ओ ऐसा ऐसा थम्स अप, तो हंसने वसने पता नहीं क्या करती रहती है वो वत्सला, तो मेरे को नहीं आता वो देना। अब यहाँ पर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का पार्ट, हमारा आज का टॉपिक। आज तक मैं यही टॉपिक पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, तो अपन बहुत ज्यादा रश इन चैप्टर्स में नहीं करते है ना। ये एक और पार्ट है, इसके बाद अपन बिल्कुल अपन स्पीड पकड़ लेंगे, ये आखिरी पार्ट है जहां पर अपन थोड़ा सा स्लोली चलने वाले हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गाइनोशियम की, हम लोग एक जो सबसे अंदर वाला वर्ड होता है फोर्थ वर्ड गाइनोशियम, वो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो हेयर इन फ्रंट ऑफ यू यू हैव पिस्टल, जिसमें आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर क्या होता है स्टिग्मा, फिर बीच में होती है स्टाइल, और उसके बाद नीचे वाला सबसे नीचे वाला पार्ट हो जाता है ओवरी। अपन यहाँ पर एक्स्ट्रा लेबलिंग्स गिवन है लेकिन हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। गाइनोशियम की जब बेटा हम लोग बात करते हैं तो गाइनोशियम जो है उसमें यू कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ पिस्टल और वन, या तो वहां एक पिस्टल होगा या वहां पे एक से ज्यादा पिस्टल हो सकते हैं। अगर वहां पर सिर्फ एक पिस्टल होता है तो हम ऐसे पर्टिकुलर फ्लावर को कह देते हैं बेटा मोनोकार्पिलरी। ठीक है, गाइनोशियम में अगर एक पिस्टल है तो हम उस फ्लावर को कहेंगे मोनोकार्पिलरी। अगर वहां पर एक से ज्यादा पिस्टल है, गाइनोशियम में अगर एक से ज्यादा पिस्टल है यानी कि दो हो या दो से ज्यादा हो, तो हम उसको नाम दे देते हैं बेटा यहाँ पर मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, मोनोकार्पिलरी एंड मल्टी कार्पिलरी। अब मल्टी कार्पिलरी मतलब जब एक से ज्यादा पिस्टल है तो उसमें भी एक और कंडीशन अराइज होती है, या तो वो कार्पल्स जो है वो सब अलग अलग हो सकते हैं यानी कि फ्री हो सकते हैं, या फिर वो आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, चिपके हुए हो सकते हैं, या मैं कहूं फ्यूज हो सकते हैं। अरे मैसेज मैसेज मत खेलो इधर। तो यहां पर क्या है, अगर वो कार्पेल फ्री है तो हम उसको नाम दे देते हैं बेटा एपोकार्पस, और अगर वो फ्यूज्ड है तो यहां पर हम उसको नाम दे देते हैं सिनकार्पस। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग एक बार सारे नाम देख लो, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं। गाइनोशियम दो टाइप का हो सकता है, या तो वहां पे एक पिस्टल होगा या यहाँ पर वहां पर एक से ज्यादा पिस्टल होंगे। एक पिस्टल है तो हम उसको कहेंगे मोनोकार्पिलरी, एक से ज्यादा पिस्टल है तो हम वहां पर कह देंगे उसको मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी मतलब एक से ज्यादा पिस्टल है तो उस केस में वो पिस्टल फ्री भी हो सकते हैं और वो फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर वो फ्री है तो वो कहलाएगा एपोकार्पस, अगर वो फ्री नहीं है, अगर वो फ्यूज है तो वो कहलाएगा यहाँ पर सिनकार्पस, यहाँ पर कहलाएगा सिनकार्पस। ठीक है, तो ये हो गया गाइनोशियम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, बाकी आप लोग जानते हो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिस कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है वो है स्टाइल। स्टिग्मा इज कॉमन। ठीक है, स्टिग्मा का काम आप लोग जानते हो, स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। अब उसके नीचे आता है स्टाइल। स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पर हमें दो तरीके के स्टाइल देखने को मिलते हैं। एक स्टाइल तो यहाँ पर होता है बेटा सॉलिड स्टाइल,
और एक यहाँ पर होता है हॉलो स्टाइल। यहाँ पर दो तरीके के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, हॉलो स्टाइल और सॉलिड स्टाइल। हॉलो स्टाइल की बात करूं तो हॉलो स्टाइल जो है बीच में से क्या होता है, वो हॉलो होता है, खाली होता है, कुछ भी नहीं। सॉलिड स्टाइल में बीच में कुछ एडिशनल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अपने को इनमें नहीं जाना, अपन इन स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ यही वाला स्ट्रक्चर देख के समझ लेंगे। यहां पर जो आप ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज दी सॉलिड स्टाइल, ये सॉलिड स्टाइल है। और ये नीचे क्या है, ये नीचे यहां पर हॉलो स्टाइल है। सॉलिड स्टाइल और हॉलो स्टाइल में डिफरेंस क्या है, हॉलो स्टाइल जो है वो बीच में से क्या होती है, हॉलो होती है। हॉलो है ऑब्वियसली, वो पूरा हॉलो नहीं हो सकता, तो वहां पर एक चीज प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एक कैनल होता है जो खाली कैनल है, उसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, या आप कह लो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट हॉलो स्टाइल। हॉलो स्टाइल में हमें क्या देखने को मिलेगा, सेंटर में बीच में इट इज हॉलो बोलने के लिए, लेकिन असली में वो हॉलो नहीं है, वहां पर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या मैं कहूं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, मतलब फ्लूइड है, सेल्स बीच में नहीं है, सॉलिड पार्ट नहीं है। दूसरा है सॉलिड स्टाइल, ऊपर वाला। सॉलिड स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड स्टाइल में क्या होते हैं, बीच में कुछ एडिशनल टिश्यू, एडिशनल सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू, जिनको हम कहते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, जब हम बात करते हैं स्टाइल की, तो स्टाइल दो तरीके के होते हैं, सॉलिड या फिर हॉलो। ऊपर वाला सॉलिड है, नीचे वाला हॉलो है। हॉलो स्टाइल में बीच वाला जो पार्ट होता है वो हॉलो होता है, टिश्यू सिर्फ सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, बीच में इट इज हॉलो। उस हॉलो जगह पे, उस कैनल में, वहां पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कह देते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। वहीं अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टाइल के बारे में, तो सॉलिड स्टाइल में हम क्या देखने को मिलेगा, इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड, इंस्टेड ऑफ दैट हॉलो रीजन, वहां पर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, जिसके कारण वो सॉलिड कहलाता है। और वो जो यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू, देखो लिखा हुआ ट्रांसमिटिंग टिश्यू कहते हैं उसको। तो ये है मेन डिफरेंस। अब यहाँ पर इससे फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जब पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पे लैंड करेगा और वो जब पॉलन ट्यूब बनाएगा, तो हॉलो वाले केस में पॉलन ट्यूब सीधा अंदर जाने को चालू हो जाएगा, सीधे अंदर जाएगा, ग्रो करता हुआ नीचे की तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स दी ओव्यूल। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड स्टाइल की, तो सॉलिड स्टाइल में क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब जब ग्रो होता है, तो वो पॉलन ट्यूब क्या करता है, ये जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू है इसको पुश करता है, इसको एक दो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करता है, अलग अलग जगह पे इनको मूव करेगा, धक्का देकर के पुश करके अंदर पेनिट्रेट करेगा और कहां तक जाएगा, ओव्यूल तक जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके के यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, ये दो तरीके के हमें यहाँ पर स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्टाइल्स जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप इतनी चीजें क्लियर है, अगर आपको क्लियर है तो ऐसा ऐसा वाला थम्स अप दे दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वैसे ये टॉपिक पुराना कुछ रिलेट होता हुआ नहीं है बहुत ज्यादा, तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अर्चिता अमीमा कुछ दिक्कत है क्या? अमीमा, हर्षिता? No, no, sir. सर, हाँ प्लीज। सर आज का लेक्चर आप अपलोड करोगे क्या यूट्यूब पे? कर दूंगा बेटा, मतलब होगा ही सर करूंगा। प्लीज कर दो ना। हाँ हाँ हाँ, मैं कर दूंगा हर्षिता। नेटवर्क इश्यूज जा रहे हैं क्या आज ज्यादा? हाँ सर, मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ, क्या बात कर रही है? ब्लैक स्क्रीन, और आप बस बोल रहे हो, और अभी तो बीच में आवाज भी चली गई थी। ओके हर्षिता, नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, टेंशन मत लो। लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। क्या है, इससे पहले मैंने क्या है, दरअसल ऐसी क्लासेस नहीं ली थी, तो वो लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर सकता था, वो रिकॉर्ड भी नहीं हुए थे। बट आज की क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड और मैं आपको ना सर्कुलेट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार ट्राई करो एयरप्लेन मोड पे स्विच करके वापस आने की, है ना, शायद कुछ आपको। वो मैंने कर लिया, अभी बहुत मुश्किल से ज्वाइन हुआ, तो ज्वाइन भी नहीं हो रहा था। चलो ठीक है, तो अभी सिर्फ सुनती जा, है ना।
मैं ज्यादातर चीजें बताता चला जाऊंगा ओरली, तुम सिर्फ सुनती जाओ, और अगर वीडियो आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। चल, तो आगे डिस्कस करते हैं। ये हो गए हमारे स्टाइल्स के टाइप। अब यहाँ पर इन स्टाइल के टाइप्स के बाद अपन बात करें तो आगे हमारी बात आ जाती है एग्जैक्टली यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा हो। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब यहाँ पर होता है बेटा ओव्यूल। ओव्यूल इज टर्म्ड एज या ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर आप देखेंगे तो ये इमेज है जो आपको देखने को मिल जाएगी, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, लेकिन ये एनसीईआरटी में ऐसी ना देख करके इसको मैंने यहाँ पे मेरी इमेज उल्टी है। यहाँ पर जो इमेज है दिस इज अपसाइड डाउन, एनसीईआरटी में अपराइट है, सीधी इमेज। लेबलिंग बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी का डायग्राम में भी बनाओगे। आप ही हम आगे पढ़ेंगे ओव्यूल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन उनके डायरेक्शन को किस तरफ में फेस करें। तो ये है जैसे एनाट्रोपस होती है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल यू डोंट नीड टू वरी, एनसीईआरटी का डायग्राम सिर्फ अपराइट है, सीधा है। मैं जो आप लोग को इमेज दिखा रहा हूं ये उल्टी है, अपसाइड डाउन। अब यहाँ पर अपन जरा पहले ओव्यूल के पार्ट समझते हैं, कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो यहाँ पर मैं शुरुआत करूंगा वो चीज से जो यहाँ पर लेबल की हुई नहीं है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अराउंड यहाँ पर क्या है, इस पूरी जगह पे हमें क्या मिलता है, असलियत में ओवरी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि ओवरी जो है, ओवरी से ये ओव्यूल कनेक्टेड है इस जगह पे, ये बॉटम वाले पार्ट पे। और जिस जगह पे ओव्यूल और ओवरी कनेक्टेड होते हैं उस जगह को हम कहते हैं बेटा प्लासेंटा। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, 10th में आपने ये ह्यूमंस में पढ़ा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वो पॉइंट जहां पर क्या है ओवरी और ओव्यूल कनेक्टेड है, वो पर्टिकुलर रीजन, मतलब ये वाला रीजन जो है, ये रीजन कहलाता है यहाँ पर प्लासेंटा। सबसे पहली चीज। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो अटैचमेंट आप देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल। ये स्ट्रक्चर कहलाता है फ्यूनिकल। ठीक है, अभी तक आप ये मान के चल रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ये ओव्यूल है, लेकिन असलियत में ये सच नहीं है। ओव्यूल जो है वो सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो एक्स्ट्रा आप अटैचमेंट देख रहे हो, ये ओव्यूल में काउंट नहीं होता, ये ओव्यूल में काउंट नहीं होता। दिस इज फ्यूनिकल। मतलब फ्यूनिकल का काम है क्या करना, ओवरी को और ओव्यूल को जोड़ना। फ्यूनिकल का काम है ओवरी और ओव्यूल को जोड़ना। फ्यूनिकल से आगे हम बढ़ते हैं तो अगला जो हिस्सा आता है वो आता है हाइलम की। अगर मैं बात करता हूं, आप यहाँ पे देखोगे ये हाइलम यहाँ पर लेबल किया हो। हाइलम क्या है, एग्जैक्टली ओव्यूल और फ्यूनिकल का जो ज्वाइंट होता है, ओव्यूल और फ्यूनिकल का ज्वाइंट जो है वो क्या है, वो है हाइलम। एक बार बाहर से चलते हैं वापस। ओवरी और ओव्यूल को जोड़ के रखता है कौन, प्लासेंटा। या अब क्योंकि हम फ्यूनिकल पढ़ चुके तो टू बी वेरी मच प्रिसाइज, फ्यूनिकल और हमारा जो ओवरी है इनका अटैचमेंट इज प्लासेंटा। इसके बाद आगे बढ़े तो यहां पर जो एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल आगे जाकर के ज्वाइन होता है किसमें, ओव्यूल में। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल का जो ज्वाइंट है दैट इज नोन एज हाइलम, उसको हम कहते हैं हाइलम। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या, जब ओव्यूल और फ्यूनिकल ज्वाइन होते हैं तो ओव्यूल और फ्यूनिकल का कुछ रीजन क्या होता है, आपस में ओवरलैप होता है। ठीक है, यहाँ पर एक रिज फॉर्म होती है, यहाँ पर कुछ एक एरिया पे ओवरलैपिंग होती है। ओव्यूल के ऊपर थोड़ा सा क्या होता है, फ्यूनिकल का एक तरफ कुछ मुझे कहना चाहिए सरफेस आ जाता है ना, कुछ कवरिंग आ जाती है। जैसे कि आप देखोगे ओव्यूल यहाँ चालू हो चुका, लेकिन फ्यूनिकल में क्या है, ये फ्यूनिकल का कुछ एरिया क्या कर रहा है, इस जगह पे ओव्यूल को कवर कर रहा है। तो ये वाला जो रीजन है, मतलब वो रीजन फ्यूनिकल का जो कवरिंग है, जब वो कहां पे कवर करे, ओव्यूल को कवर करे, तो सिर्फ उतना ही पार्ट हमारा यहाँ पर कहलाता है बेटा रैफिक। सिर्फ इतना रीजन क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये वाला रीजन यहाँ पर कहलाएगा रैफिक। ये वाला रीजन यहाँ पर कहलाएगा रैफिक। फिर इस रैफिक के बाद आगे बढ़े तो हम पहुंच गए ओव्यूल। हम यहाँ पहुंच गए ओव्यूल। अब ओव्यूल में आप देखो तो यहाँ पर जो ओपनिंग वाला रीजन होता है वो होता है माइक्रोपाइल। ये जो ओपनिंग वाला रीजन है दिस इज माइक्रोपाइल।
और इसका अपोजिट एंड यहां पर हो जाता है कैलासा, माइक्रोपाइल कैलासा। ओपनिंग वाला रीजन माइक्रोपाइल, अपोजिट एंड, अपोजिट एंड है वो है कैलासा। अभी ये बताओ इतनी चीजें क्लियर है क्या? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ू, नहीं तो यहां पर कुछ भी डाउट है तो एक बार वापस पूछ लो, नहीं तो यहां पर सिर्फ अपने को टर्म्स ही टर्म्स देखने तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। हाँ सर। हाँ क्या हो गया? अच्छा, हेलो। हाँ मैं क्लास एंड करके पता करता हूँ, है ना। सॉरी बच्चों, फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ अर्जेंसी आ गई थी, कॉल आ गया। हाँ, तो यहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी को चीजें क्लियर हैं। हर्षिता आपकी कुछ चीजें मिस हो गई थी लेकिन डोंट वरी, है ना। अभी स्क्रीन आ गई क्या हर्षिता? स्क्रीन पे मतलब मेरा डिस्प्ले आ रहा है? तो अभी आ गई, आ गई, आ गई। अभी आ रहा है ना? चल ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ क्या है ना। हर्षिता एग्जैक्टली ये ओव्यूल और जो ओवरी जिस जगह पे ज्वाइन होता है दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज प्लासेंटा। प्लासेंटा के ऊपर ये क्या है, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, ओवरी को और ओव्यूल को जोड़ता है। ओव्यूल से ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ओव्यूल में काउंट नहीं होता। तो ओव्यूल और ओवरी को जोड़ने का काम करता है यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर विच इज फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल जो है आगे जाकर के क्या होता है, ओव्यूल में ज्वाइन होता है। तो जो इन दोनों का जो जॉइंट होता है, जॉइंट ऑफ या अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। इसको हम कहते हैं हाइलम। ये यहाँ पर हाइलम है, ये देखिए यहाँ पर हाइलम है, आपको दिख जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करें, आगे आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगला रीजन है रैफिक। रैफिक क्या है, दरअसल फ्यूनिकल का कुछ रीजन क्या करता है, ओव्यूल को ओवरलैप करता है, इट फॉर्म्स अ रिज। तो सिर्फ उतना ही ओवरलैपिंग रीजन कहलाता है यहाँ पर रैफिक, ये वाला रीजन है। फिर इसमें हम आगे जाते हैं, ओव्यूल में हमें यहाँ पर एक साइड में ओपनिंग दिखती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, हम इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसका ही जो अपोजिट एंड होता है, मतलब ऊपर वाला, दिस इज कैलासा। जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो उसमें माइक्रोपाइल ऊपर है, नीचे कैलासा है। माइक्रोपाइल से हम कैलासा की पोजीशन हमेशा डिफाइन करेंगे। जो ओपनिंग वाला रीजन है वो क्या है, वो है माइक्रोपाइल, और जो उसका अपोजिट एंड होगा बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, कैलासा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर एक जनरल सा ब्रीफ डिस्कशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मुझे कहना चाहिए। अब जब हमने यहाँ पर इतनी चीजें देख ली तो यहाँ पर हम थोड़ा और अंदर बढ़ते हैं। ये टर्म्स मैं बता रहा हूं, जब आखिरी में इस चैप्टर के एंड में जब हम इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ टाइप देखेंगे तो अलग अलग कुछ स्पेशल मेथड हमें देखने को मिलेंगे जहां पर इन सेल्स का रोल आएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं, जिनके मैं नाम लेने जा रहा हूं। यहाँ पर बेटा एक नाम है न्यूसेलस, न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस। और दूसरा नाम है बेटा इंटीग्यूमेंट, न्यूसेलस एंड इंटीग्यूमेंट्स। ये दोनों नाम पता होंगे तभी आगे वो वाली चीज समझ में आएगी जो मैं बताऊंगा इस चैप्टर के एंड में। न्यूसेलस क्या है, दरअसल यहाँ पर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर यहाँ पर इस जगह पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं न्यूसेलस। दीज आर डिप्लॉयड। ये जो आप बीच में एम्ब्रियो सैक देख रहे हो ये तो बात की कहानी, शुरू में ये एम्ब्रियो सैक एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ मास ऑफ सेल होते हैं, बहुत सारे सेल भरे हुए और कुछ भी नहीं है। और ये सारे के सारे सेल क्या है, डिप्लॉयड है, सारे के सारे सेल डिप्लॉयड है। इन सेल्स को हम नाम देते हैं न्यूसेलस। These cells are known as nucleus। अब आप यहाँ ओव्यूल में अगर आप देखोगे तो ये वाले रीजन में कवरिंग है, इस तरफ माइक्रोपाइल तक ये आपको दो कवरिंग दिखाई दे रही हैं।
ये कवरिंग्स को हम नाम देते हैं इंटीग्यूमेंट। आउटर वाला, बाहर वाला जो इंटीग्यूमेंट होता है दैट इज आउटर इंटीग्यूमेंट, अंदर वाला इंटीग्यूमेंट क्या होता है, इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, यहां आप देखोगे ये बाहर वाला जो है, ये बाहर वाला आउटर इंटीग्यूमेंट, इसके अंदर वाला इनर इंटीग्यूमेंट। ये हो गए न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, इतने टर्म्स क्लियर है आपको। यहाँ पे अभी अपन को एम्ब्रियो से सैक पे और एग सेल पे नहीं जाना है, उनका भी अपन फॉर्मेशन समझेंगे, तो मैं उनके बारे में बात नहीं कर, लेकिन यहाँ पर दीज आर द मेजर टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई होप आप सभी को ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। अब आप आगे अगर देखते हो तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। हम थोड़ी ये और इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लें। एक बेटा यहाँ पर टर्म आता है टैन्यून न्यूसिलेट। टैन्यून न्यूसिलेट ऐसा पर्टिकुलर ओव्यूल जिसमें न्यूसेलस के नंबर बहुत कम है, उसको अपन ये नाम देते हैं, उसको अपन कहते हैं टैन्यून न्यूसिलेट। फिर ऐसा ओव्यूल जिसमें बहुत सारे न्यूसेलस प्रेजेंट हैं, उसको हम कहते हैं बेटा यहाँ पर क्रासी न्यूक्लिएट, सॉरी हाँ क्रासी न्यूसिलेट, नॉट न्यूक्लिएट, क्रासी न्यूसिलेट। फिर इसके बाद ऐसा सीड जिसमें हमें न्यूसेलस देखने को मिलता है, ऐसे सीड को हम कहते हैं बेटा पेरिस्पर्मिक सीड। ओके, यहाँ पर एस मिसिंग है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन ऐसे सीड को हम यहाँ पर कहते हैं बेटा पेरिस्पर्मिक सीड। मतलब जनरली होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो एम्ब्रियो बन गया मतलब सीड भी बन गया, तो ऐसे टाइम पे जनरली क्या होता है, न्यूसेलस ऐसे टाइम तक खत्म हो चुका होता है, न्यूसेलस का अंत हो चुका होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनमें क्या होता है, एम्ब्रियो बनने के बाद, सीड बनने के बाद भी थोड़ा सा न्यूसेलस रह जाता है, तो ऐसे सीड्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सीड्स को हम कहते हैं यहाँ पर बेटा पेरिस्पर्मिक सीड, PERISPERMIC है ना, आप स्पेलिंग मिस्टेक है, मिसिंग है। तो ऐसे को हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ये कुछ जनरल टर्म्स हैं, आगे इन टर्म्स पे आगे डिस्कशन होगा, है ना, जब हम लोग सीड पढ़ेंगे तब। फिलहाल ये चीजें अपन यहीं पर छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा मेन पार्ट जो है गैमीटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। अब हम हमारे प्राइम ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन पे आ रहे हैं, दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आ रहे हैं, विच इज पिस्टल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे है। वी विल बी स्टडीइंग द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। अब हम फीमेल गैमीट की बात करें तो पहले तो आप जानते हो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। तो इसमें हम अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है। ये वो डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है ना। मैंने जो आप लोगों को डायग्राम सेंड किया है, जो मेरे नोट्स में जो डायग्राम है, वो डायग्राम थोड़ा सा और वेल डिस्क्रिप्टेड है, तो उसमें आपको देख के चीजें और क्लियर हो जाएगी, आपको वन शॉट में चीजें देख करके समझ में आए। तो अपन फिलहाल ये गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं, और ये प्रोसेस के बाद हम क्लास शायद वाइंड अप कर देंगे आज की। तो शुरुआत करते हैं बेटा यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ा रोल यहाँ पर है केलासा। अभी अपन लोग केलासा कह रहा हूँ, न्यूसेलस। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था अभी ये न्यूसेलस, ये वाले सेल्स। यहाँ पर क्या होता है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, ये वाला एंड, इस तरफ क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में कोई एक न्यूसेलस क्या होता है, बड़ा हो जाता है और मैच्योर हो जाता है। कोई भी एक न्यूसेलस रैंडमली क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा, उसमें क्या होता है, उसमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो अब ये जो नया सेल है न्यूसेलस, कोई एक न्यूसेलस जो ग्रो हो गया, जो बड़ा हो गया, ये नया सेल अब हमारे लिए यहाँ पर आ जाएगा, ये कहलाएगा बेटा एमएमसी। ठीक है, जब हम मेल गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे थे तो हमने वहां पर एमएमसी देखा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि हम मेल गैमेट को माइक्रोस्पोर कहते हैं। यहाँ पर हम मेगास्पोर का फॉर्मेशन देख रहे हैं, मेगास्पोर यानी कि एग सेल, इसलिए हम यहाँ पर एमएमसी को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म दोनों ही केसेस में एमएमसी है, लेकिन फुल फॉर्म में चेंज है। फीमेल में, फीमेल गैमेटोजेनेसिस में इट इज नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। पहले हमने देखा था मेल गैमेटोजेनेसिस में वो कहलाता था माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना है, एक सेल बनना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। अब
यहाँ पर जैसे ये एक एमएमसी बन गया, न्यूक्लियस एक एमएमसी में डेवलप हो चुका है, तो अब ये एमएमसी क्या करेगा, ये एमएमसी डिवाइड करेगा। और डिवाइड कैसे करेगा, यहाँ पर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज मियोसिस। मियोसिस जैसा आप जानते हो रिडक्शनल डिवीजन, मतलब एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगे, यानी कि एक एमएमसी जब डिवाइड होगा तो वो 4 डॉटर सेल बनाएगा, और वो जो 4 डॉटर सेल बनाएगा उन 4 डॉटर सेल्स में क्या होगा एग्जैक्टली, वो डॉटर सेल्स बनाएंगे टेट्राड। टेट्राड मतलब क्या, वो चारों के चारों डॉटर सेल आपस में क्या होंगे, चिपके रहेंगे। वो चारों के चारों डॉटर सेल क्या आपस में चिपके हुए हैं, इसलिए उसको कह दिया अपन ने टेट्राड। हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड होता था, मेल गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहा हूं, तो वहां पे अपन ने देखा था कि 4 तरीके के टेट्राड बनते थे। वहां पे 4 अलग अलग तरीके के टेट्राड हमें देखने को मिलते थे। नाम याद दिलाऊं या मैं आप लोगों को चीजें याद दिलाऊं, तो अपन ने ये वाले देखे थे शेप, जिसमें मैंने आपसे 4 शेप डिस्कस किए थे। 5वां मैंने नहीं किया, मैंने ये वाला शेप छोड़ा था। मैंने आपसे बचे हुए 4 डिस्कस करे थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये। सबसे पहला है बेटा यहाँ पर टेट्राहेड्रल टेट्राड। दूसरा है आइसोबाइलेटरल टेट्राड। इसमें अपन ने बात करी थी टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 3 सेल सामने की तरफ होते हैं, चौथा सेल पीछे की तरफ होता है, इसलिए दिखता नहीं। जस्ट लाइक दी अशोका एम्बलम, है ना, जो अशोका स्टेच्यू है अपना, जो वो कौन सा स्टेच्यू है यार, इसमें शेर बने हुए हैं, नाम भूल रहा हूँ, अशोका ही है, जहां से अपना अशोका चक्र लिया हुआ है तिरंगे का। रिकॉल करके बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पे ये 3 सेल सामने दिखते हैं, चौथा सेल पीछे दिखता है। अपन ने देखा था आइसोबाइलेटरल में चारों सेल सामने दिखते थे, और अपन ने जब एफ शेप या डेसिकेट शेप की बात करी थी, तो वो अपन ने ये वाला शेप देखा था उस टाइम पे, तो मैंने बताया था। और ये वाला देखा था अपन ने लीनियर टेट्राड। तो एक चीज ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर मदर सेल में 4 तरीके के टेट्राड फॉर्म होते थे, लेकिन जब हम मेगास्पोर मदर सेल की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टेट्राड फॉर्म होता है, दैट इज लीनियर। लीनियर मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक 4 डॉटर सेल आपस में अटैच है, ठीक है। तो यहां पर होता है लीनियर टेट्राड। और किसी तरीके का टेट्राड कभी भी हमें फीमेल गैमेटोजेनेसिस के टाइम फॉर्म होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ एक ही टेट्राड होता है, दैट इज लीनियर टेट्राड। अब उस लीनियर टेट्राड की बात करें तो जैसा मैंने कहा, एक एंड है कैलाजल एंड, दूसरा है माइक्रोपाइलर एंड। तो जो कैलाजा एंड होता है उसमें क्या होता है, जो ऊपर के 3 डॉटर सेल होते हैं, या मैं कहूं जो ऊपर के 3 यहाँ पर मुझे कहना चाहिए जो यहाँ पर माइक्रोस्पोर होते हैं, सॉरी मेगास्पोर होते हैं, ऊपर के 3 जो यहाँ पर मेगास्पोर होते हैं, जो कैलाजल एंड की तरफ होते हैं, कैलाजा की तरफ होते हैं, इनमें क्या होता है, वो 3 डीजनरेट हो जाते हैं, खराब, वो 3 क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और जो सबसे नीचे वाला, या मैं नीचे वाला नहीं कहूंगा, मैं टू बी वेरी मच प्रिसाइज कहेंगे, जो कि माइक्रोपाइल की तरफ जो एक मेगास्पोर था वो रह जाता है, ठीक है। मियोसिस हुआ, टेट्राड फॉर्म हुआ, मतलब 4 डॉटर सेल बने, मतलब मैं कहूं 4 मेगास्पोर बने, टेट्राड के फॉर्म में थे। कैलाजल एंड वाले 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, खराब हो गए। माइक्रोपाइलर एंड का क्या हो गया, बचा रहे। माइक्रोपाइलर एंड वाला क्या रहा, बचा रहा, जिंदा। अब यहां पर क्या होगा, अब आगे जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ इस एक मेगास्पोर के भरोसे, इसी एक मेगास्पोर में होता है, ठीक है। अब वो कहानी क्या है जरा अपन समझते हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर हेडिंग कर डाल दिया बेटा, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोर एंजियम नॉट माइक्रोस्पोर एंजियम, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मिस्टेक से मैंने माइक्रो लिख दिया, दिस इज मेगास्पोर एंजियम, है ना। तो अब वो जो एक हमारे पास में मेगास्पोर बचा, वो ये है एक मेगास्पोर। अब इसमें समझते हैं क्या, पहले ये बताओ यहां तक के स्टेप्स क्लियर हैं। एक बार आप लोग क्या करो ना, देखो, अच्छा यहाँ पर अभी मैंने वो स्टेप्स लिखे, यहाँ पे आगे स्टेप्स के मैंने आगे देख, ठीक है। अपने पास अभी टाइम है, मीटिंग अपन रीस्टार्ट वापस बाद में करते हैं, रिजॉइन थोड़ी देर से करते हैं ना। यहाँ पे देखो अब कहानी है, अब यहाँ पर हमारे सामने क्या आ चुका है, हमारे सामने एक मेगास्पोर आ चुका है। अब ये है वो मेगास्पोर, इनफैक्ट इससे पहले की भी एक स्टेज यहाँ पर दिख नहीं रही है,
मेगास्पोर यहाँ पर क्या करेगा, ये जो एक मेगास्पोर है उसमें यहाँ पर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कितनी बार होता है, 3 बार। अपन पहले तक क्या पढ़ते थे, एक सेल में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा। पहले हम पढ़ते थे एक सेल में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। यहां पर भी वही होगा, लेकिन अंतर ये यहां पर कैरियोकाइनेसिस 3 बार। मतलब जब एक न्यूक्लियस है वो पहली बार जब क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस करेगा तो कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। अब ये 2 न्यूक्लियस वापस से कैरियोकाइनेसिस में जाएंगे तो कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस। और ये 4 तीसरी बार, मतलब अब एक और बार कैरियोकाइनेसिस जब हुआ, थर्ड टाइम कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 4 न्यूक्लियस वापस डिवाइड होंगे और कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। राइट, एक बार फिर से बोलता हूं, 3 बार कैरियोकाइनेसिस हुआ, एक न्यूक्लियस से पहले कैरियोकाइनेसिस में 2 न्यूक्लियस बने, दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस पे क्या हुआ, 2 के 4 हो गए, तीसरे कैरियोकाइनेसिस पे 4 के 8 हो गए। तो यहां पर 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब ये 8 न्यूक्लियस में क्या होता है, 8 न्यूक्लियस जो है ये अभी क्या है, एक के नीचे क्या है, अरेंज है, आसपास में अरेंज है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जब चारों आठों न्यूक्लियस आसपास में अरेंज है तो अब यहाँ पर क्या होता है, इनमें से 3 न्यूक्लियस जो है वो चले जाते हैं ऊपर की तरफ। 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं ऊपर की तरफ, मतलब कैलाजल एंड की तरफ। 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं नीचे, या मैं कहूं दूसरे एंड पे, अपोजिट एंड पे, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ। 3 न्यूक्लियस कैलासा की तरफ गए, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ। बचे कितने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, वो बीच में ही रहते, वो क्या है, बीच में ही रहते। अब यहां पर क्या हुआ, जो ऊपर की तरफ, या मैं कहूं ऊपर नीचे तो अब मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं बात करूं कैलासा एंड की तरफ, जो यहां पर न्यूक्लियस गए, उन 3 न्यूक्लियस के आसपास क्या बन गया, सेल मेम्ब्रेन बन गई और वो नया सेल बन गया। अब ये जो 3 सेल हैं, ये 3 सेल कहलाए बेटा एंटीपोडल सेल, जो आपने 10th में पढ़े थे। ये 3 सेल क्या कहलाए, एंटीपोडल सेल। वो आप देखोगे ये रहा एंटीपोडल सेल। अच्छा नहीं, सॉरी, एनसीईआरटी में नीचे की तरफ, ठीक है, एनसीईआरटी में उल्टा डायग्राम था। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीपोडल सेल देखने को मिलेंगे। 3 सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ गए थे, सॉरी 3 न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइल की तरफ गए थे, उनके अराउंड भी क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई। और वो क्या बन गए, 2 साइड वाले तो बन गए सिनर्जिड और बीच वाला सेल बन गया एक सेल। और जो 2 न्यूक्लियस बीच में थे उनके अराउंड कोई भी सेल मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं हुई, वो एज इट इज है। और उनको नाम हमने क्या दे दिया, पोलर न्यूक्लियाई। मतलब हम आ गए हैं ये वाली स्टेज पे। एक तरफ में कैलाजल एंड पे हमने देखा 3 सेल बन चुके हैं, एंटीपोडल सेल है उनका नाम। नीचे की तरफ 3 सेल बन चुके हैं, उनमें से 2 सेल जो है वो है सिनर्जिड सेल, जो 2 साइड वाले हैं, और बीच वाला जो सेल है वो है एक सेल। और यहां पे बीच में क्या छूट गए हैं, 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी छूट गए, उनके अराउंड कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी है। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर कह रहा है पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर अब क्या आएगा, एम्ब्रियो सैक। इस तरीके से यहाँ पर क्या बन चुका है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसमें अंदर फीमेल गैमीट है एक सेल, और उसके अलावा यहाँ पर और भी न्यूक्लियस और दूसरे भी सेल। अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो गया, ये हमारा एम्ब्रियो सैक तो बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, आप अगर देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8 न्यूक्लियस। 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल के, 3 न्यूक्लियस नीचे सिनर्जिड और एक सेल के, और बीच में 2 न्यूक्लियस। टोटल कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस। लेकिन अगर मैं बात करूं या नंबर ऑफ सेल्स की, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 7 सेल, यहां पे 7 सेल। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, 6 सेल तो हुए, 7वां कहां है बेटा, सबसे पहला सेल जो मेगास्पोर आया था एमएमसी से, जो कि इतना बड़ा पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये भी तो एक सेल है। इस सेल के अंदर अलग अलग न्यूक्लियस बने, अलग अलग सेल बने। तो एक ये सबसे बड़ा सेल, उसके अंदर यहाँ पे 3 और सेल, 4 सेल, और यहाँ के 3 सेल, मतलब टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7 सेल। तो अगर आप ये एम्ब्रियो सैक को देखते हो तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इसमें टोटल 8
न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं। 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल होते हैं, और दिस इज आर एम्ब्रियो सैक। और ऐसे एम्ब्रियो सैक को बेटा हम लोग नाम देते हैं मोनोस्पोरिक मेगास्पोर। ये कैसा हो गया? ये हो गया मोनोस्पोरिक मेगास्पोर। यहाँ पर एम्ब्रियो सैक कहलाता है मोनोस्पोरिक मेगास्पोर। ये पूरा हमारा एक मेगास्पोर है जिसको हम मोनोस्पोरिक मेगास्पोर कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर फीमेल गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर चुके हैं। अपन ने देख लिया एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। आगे का प्रोसेस आपने 10th में भी पढ़ रखा है और हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इतनी चीजें क्लियर है तो आप लोग थम्स अप दिखा दो। मीटिंग में आखिरी 1 मिनट बचा है, इनफैक्ट कुछ सेकंड्स बचे हैं, तो कभी भी मीटिंग एंड हो जाएगी। कुछ पूछना है तो बताओ, मैं मीटिंग रिज्वाइन करवाता हूँ, नहीं तो अपन मीटिंग यहीं पे वाइंड अप करते हैं।